हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप एनसीईआरटी की इंग्लिश और सामाजिक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप भारत की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं या आप एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आपको भारत की राजनीति के बारे में जानकारी मिलेगी और भारत के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसके अलावा भारत के भौगोलिक वातावरण के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बुक का 10th लेसन, जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। इससे पहले हमने जन सुविधाएं वाला लेसन पढ़ा था और उसमें ये पढ़ा था कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मूलभूत आवश्यकताओं का प्राप्त करना बहुत जरूरी है और सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी उनको जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं उन सब का इंतजाम करवाए और सरकार अपनी ओर से इन सब चीजों की पूर्ति करवाती है जनता के लिए और इन जन सुविधाओं का इंतजाम करवाने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं भी बनाती है। हमारे देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर विभिन्नता पाई जाती है और सभी लोग अलग अलग कार्य करते हैं। कोई कच्चा माल का उत्पादन करता है और कोई उस कच्चा माल से पक्का माल तैयार करता है और इन पक्का माल करने वाले उद्योगों से होलसेल का काम करने वाले लोग खरीद कर ले जाते हैं, जिन्हें एजेंट भी कहा जाता है, और उनसे बाजार में दुकानें करने वाले लोग माल खरीद लेते हैं। इसके बाद दुकानों से उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग अपनी जरूरत के अनुसार सामान खरीदते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कोई चीज बनती है तो उसके बनने से लेकर उस चीज का इस्तेमाल करने वाले लोगों तक पहुंचने में कई लोगों का योगदान होता है। जैसे हमने 7th क्लास में लेसन पढ़ा था बाजार में एक कमीज, और उस लेसन में पढ़ा था कि कोई कपास उगा रहा है, कोई सूत काट रहा है और कोई कपड़ा बना रहा है और कपड़ा बनने के बाद वो बाजार में बिकने के लिए आता है। सभी जरूरत की चीजें इसी तरह से बनती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे खेत में किसान फसल उगाता है, फसल पकने के बाद वह मंडी में आती है, आड़तियों के पास आती है और वहां से सभी लोग अपने घरों में अनाज खरीद कर लाते हैं। इस तरह से हम अपने जीवन में जितनी भी चीजों का प्रयोग करते हैं उनको बनाने वाला कोई और होता है और उनको उस क्षेत्र में लाने वाला कोई और होता है जिस क्षेत्र में हम रहते हैं। इस तरह से पहले वो बड़ी दुकानों पर जाता है, फिर उनसे छोटी दुकान वाले खरीदते हैं और छोटी दुकान वालों से हम खरीदते हैं। तो इसी तरह से सभी चीजें हमारे पास पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर कुछ लोग बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग खरीदने वाले होते हैं, क्रय करने वाले होते हैं और कुछ लोग बेचने वाले होते हैं, जिनको बेचने को विक्रय कहा जाता है और खरीदने को क्रय कहा जाता है, और खरीदने वाले को क्रेता और बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है, और जो इन चीजों को बनाता है उसे उत्पादक कहा जाता है, और हमारे जैसे लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। कई बार जब इन चीजों को बनाया जाता है तो इनके बनाने में मजदूरों की भी जरूरत पड़ती है। इस तरह से इस प्रक्रिया के अंदर बहुत लोगों का योगदान होता है। अब जो भी लोग इस प्रक्रिया के अंदर काम करते हैं वो अपनी आमदनी के लिए ही ये काम करते हैं। ये उनका रोजगार होता है कि इस काम को करने से उन्हें मेहनताना मिलता है, उसकी मेहनत उसको मिलती है। लेकिन कई बार इन काम करने वाले लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता और इनका शोषण किया जाता है। जैसे मजदूरों से काम तो करवा लेते हैं लेकिन उनकी पगार नहीं देते या उनको बहुत कम पगार दी जाती है, कम मजदूरी दी जाती है। ये बात कानून की नजर में गलत है और गैर कानूनी है, क्योंकि सभी लोगों को संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन का अधिकार दिया गया है और इसी बात को ध्यान में रखकर न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है। इस कानून में ये व्यवस्था की गई है कि कम से कम इतना वेतन जरूर देना चाहिए और इससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ये कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है
इसी तरह उत्पादक और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं कि उनका भी कोई शोषण ना कर सके। लेकिन ये तो हम जानते ही हैं कि कानून बनाने का मतलब ये नहीं होता कि व्यवहार में भी उस कानून का प्रयोग हो रहा है। कानून बनने के बाद भी कई लोगों का शोषण किया जाता है, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। तो सरकार की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि इस कानून को अच्छी तरह से लागू किया जाए। और जहाँ पर कुछ लोग शक्तिशाली होते हैं और कुछ लोग कमजोर होते हैं तो ये बात वहाँ पर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि घटना स्थल पर जाकर समय समय पर जांच करे कि क्या कानून का पालन हो रहा है, और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सजा भी दी जाए। कई बार जब मजदूर बहुत ज्यादा गरीब होता है और शक्तिहीन होता है तो वो बदले की कार्रवाई के डर से कम वेतन पर ही काम करने को राजी हो जाता है, और उसका मालिक भी अच्छी तरह जानता है कि वह कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, इसलिए उसका शोषण करता रहता है। ये हमने न्यायपालिका लेसन में भी पढ़ा था कि कानूनों को बनाना, उनको लागू करना और उनको कायम रखने की जिम्मेवारी सरकार की होती है, ताकि सारे समाज में एक जैसा कानून हो। इसके अंतर्गत शोषण से मुक्ति का अधिकार बनाया गया है और इसके लिए कानून बनाया गया है कि कोई किसी का शोषण ना करे। जिसके साथ शोषण किया जाता है तो उसे शोषण से मुक्ति पाने का अधिकार है। उससे जबरदस्ती मजदूरी या कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। संविधान में तो ये भी कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से किसी कारखाने या किसी खादान में काम नहीं करवा सकते। 2014 में एक जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों के काम करने की जो संख्या थी 40 लाख से भी ज्यादा थी, और इनमें से बहुत सारे बच्चों को खतरनाक बीमारियां थी। इस तरह 2016 में संसद ने बाल श्रम अधिनियम 1986 का संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मुश्किल काम नहीं करवा सकते, और जो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनसे भी जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। और अगर उनसे कोई जबरदस्ती काम करवाता है तो उसके लिए शिकायत करने का एक पोर्टल भी बना दिया गया है। इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन उससे उसकी शिकायत कर सकते हैं। आगे ये एक चित्रों के माध्यम से उदाहरण दिया गया है कि एक कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर लोगों से कैसे जोखिम भरे काम करवाए जाते थे और उनकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया था कि अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उनके बचाव का कोई जुगाड़ नहीं था। और ये घटना 24 साल पहले दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक थी। 24 साल पहले भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था और इसमें कीटनाशक दवाइयां बनती थी। 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई और गैस रिसने लगी। सारी फैक्ट्री के अंदर गैस की दुर्गंध फैल गई और जो वहां पर काम करने वाले लोग सो रहे थे उनको उस गैस के कारण किसी को खांसी आने लगी और किसी का दम घुटने लगा, क्योंकि कमरे के अंदर सफेद रंग का धुआं भरा हुआ था और वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। 3 दिन के अंदर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग बीमार हो गए। इतना ही नहीं, 50,000 लोग आज भी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जो इस गैस के कारण लगी थी, और ये लोग किसी प्रकार का काम करने के योग्य भी नहीं रहे और उनके शरीरों में भी अजीबोगरीब विकृतियां आ गई हैं, जैसे किसी की आंख ठीक ना होना या किसी के हाथ पैर ठीक ना होना। बाद में पता चला कि ये फैक्ट्री की लापरवाही के कारण हुआ। जो फैक्ट्री के मालिक थे उनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने काम करने वालों लोगों की सुरक्षा को जानबूझकर नजरअंदाज किया, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह से जो बच गए थे मजदूर, उन्होंने कानूनी लड़ाई के लिए संघर्ष किया। सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 1985 में सरकार ने उनकी नुकसान के लिए, मजदूरों के नुकसान के लिए $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे की राशि ही दी गई, जो कि बहुत ज्यादा कम थी। और मजदूरों ने इस कानूनी संघर्ष को आगे बढ़ाया और वो सर्वोच्च न्यायालय में चले गए।
लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं पर छोड़ दिए। और ये रसायन जो केमिकल होते हैं, ये रिस कर जमीन के अंदर चले गए, जिससे वहाँ का पानी दूषित हो गया, वो पीने के लायक नहीं रहा। और अब यह संयंत्र ढाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है और उसका जिम्मा है इसकी साफ सफाई करना। इस घटना को 24 साल हो गए हैं, लेकिन वो लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हुए थे, उनको कोई रोजगार देने के लिए, पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम करवाने के लिए, स्वास्थ्य का प्रबंध करवाने के लिए यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलवाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। इस घटना से हमें पता चलता है कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। अब जिस कंपनी का हमने उदाहरण लिया है वो अमेरिका की कंपनी थी, तो उस कंपनी ने भारत में ही आके क्यों अपनी कंपनी बनाई? क्या भारत में विदेशी कंपनी आने का क्या मुख्य कारण है? इसका मुख्य कारण यही है कि उन लोगों को काम करने के लिए भारत में सस्ते मजदूर मिल जाते हैं, और अगर वो किसी और देश में जाके अपनी कंपनी बनाए तो उन्हें भारत जितने सस्ते मजदूर कहीं पर भी नहीं मिलते। इसके अलावा भारत के मजदूर कम वेतन पर काम तो करते ही हैं, इसके अलावा वो ज्यादा समय तक काम भी करते हैं। इस तरह से ये कंपनियां कम लागत पर ज्यादा मुनाफा कमाती हैं भारत में आकर। ये फैक्ट्री के अंदर दुर्घटना इसलिए हुई थी क्योंकि यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक भी सुरक्षा उपकरण नहीं था, या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, या फिर उनकी संख्या ही कम थी। और इन्होंने मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि को 6 महीने से घटाकर 15 दिन के लिए कर दिया था। अगर यही घटना अमेरिका में हो जाती है तो पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था भी करते हैं, जबकि अमेरिका कंपनी ने भोपाल के अंदर ऐसी कोई सुरक्षा नहीं की। हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की घटना के लिए भारत में मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और अमेरिका में कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि भारत में मजदूरों का अभी भी कोई मूल्य नहीं समझा जाता। एक मजदूर जाता है तो दूसरा आता है, ये समझ लेते हैं कि एक मजदूर जाएगा तो दूसरा काम करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बहुत सस्ते में काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। मजदूरों की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मालिक उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। अब वही बात फिर आ जाती है, क्योंकि सरकार कानून बनाती है, लागू करती है और कायम करती है, तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि सभी क्षेत्रों में कानूनों का सही ढंग से पालन हो। और सरकार की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन ना हो। भोपाल में ये जो घटना हुई थी उसके क्या कारण थे? पहला कारण तो यही था कि जो कानून थे वो सही ढंग से लागू नहीं हुए थे। दूसरा, सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे, और यहाँ तक कि इस कारखाने को घनी आबादी वाले क्षेत्र में खोलने से भी किसी ने मना नहीं किया। और उस फैक्ट्री की दोषपूर्ण नीतियों को सरकार बार बार मंजूरी देती रही। जब फैक्ट्री में बार बार गैस रिसने लगी और लोगों की जान जाने लगी, तब लोगों को महसूस हुआ तो ये बात कानून बनाने वाले और लागू करने वाली संस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, तो उन्हें अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए। जब हर रोज विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं, तो भारत की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए उनकी सुरक्षा के कानून भी बनाए और लागू करे, ताकि इनको जीवन का अधिकार मिल सके। इसके अलावा सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कानून बनाए। जैसे हमने पढ़ा था कि वो फैक्ट्री तो बंद हो गई थी, लेकिन वो विषैले पदार्थ वहीं पर छोड़कर चले गए थे, और वो विषैले पदार्थ जमीन के अंदर रिस कर चले गए थे, जिससे वो जमीन भी खराब हो गई और उस क्षेत्र का पानी भी खराब हो गया। इस तरह से चाहे जमीन की बात हो, चाहे पानी की बात हो या हवा की बात हो, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो पर्यावरण को खराब होने से बचाए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस तरह हमने इस लेसन में पढ़ा कि कानून बनाना अलग चीज होता है, लेकिन कानूनों को लागू करना अलग चीज होता है। कानून को सरकार बना तो देती है, लेकिन उसको लागू करने में काफी समय लग जाता है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का मतलब ये है
कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचा रहे। अगर यह पर्यावरण आज इतना विषैला हो जाएगा तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो कैसे जिंदा रह सकेंगी। अदालतों ने भी पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताया है और कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान ने 21 अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन का अधिकार दिया है उसके अंदर स्वच्छ वातावरण भी आता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण यानी स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कोई हवा को खराब करता है या पानी को खराब करता है या जमीन को खराब करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे और वहाँ पर कानून को सख्ती से लागू करे। इस तरह से हमने देखा कि जो ये स्वच्छ वातावरण है ये भी एक तरह की जन सुविधा है जो सरकार के द्वारा नागरिकों को दी जाती है। अदालतें ये भी फैसला लेती है कि किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी फैक्ट्रियां नहीं बनानी चाहिए या ऐसे कारखाने नहीं बनाने चाहिए और इन फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी होता है वो किसी नदी के अंदर छोड़ना नहीं चाहिए और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उन्हें नियमों के अनुसार ही अपनी फैक्ट्री चलानी चाहिए। इन कानूनों का पालन करने के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन इस चीज का भी फिर मजदूरों के ऊपर बुरा असर पड़ा क्योंकि उन्हें मजदूरी करने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ा या फिर वो बेरोजगार हो गए और जहाँ पर ये फैक्ट्रियां बनाई जाती है मजदूर लोग वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो क्षेत्र भी एक इलाका बन जाता है और वहाँ का वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि जो मध्यम लोग होते हैं उनके ऊपर इन बातों का कम असर पड़ता है, गरीब लोगों पर ही इन बातों का सबसे बुरा असर पड़ता है। और कई बार तो ये समझा जाता है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए ऐसी बस्तियों को शहर से बाहर ही निकाल देना चाहिए और ऐसा सोचना लोगों की घटिया सोच का उदाहरण है। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि ये फैक्ट्रियां भी बनाए जाएं और वातावरण भी खराब ना हो? तो इसका तरीका यही है कि इन फैक्ट्रियों के अंदर आधुनिक तरीके से काम किया जाए और आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाए और लोगों की सुरक्षा का भी प्रबंध किया जाए। यहाँ तक कि इन मजदूरों के काम करने के कारण इनके जीवन बीमे का भी प्रबंध किया जाए। इसके अलावा जो सड़कों पर यातायात के साधन चलते हैं उन साधनों से धुआं निकलता है, उससे भी वातावरण प्रदूषित होता है और अदालतों ने उसके लिए भी कानून को बनाया, लागू किया। कई बार तो जो ताकतवर देश होते हैं वो अपने देश की गंदगी किसी कमजोर देश की तरफ निकाल देते हैं। इस तरह हमने इस लेसन में पढ़ा कि चाहे बाजार हो या दफ्तर हो या कारखाना हो, सभी जगह पर लोगों का शोषण किया जाता है और उनसे काम तो ज्यादा करवाया जाता है लेकिन ना तो उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखा जाता और ना ही उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है, जो कि एक कानूनी अपराध है। इसके अलावा पर्यावरण को खराब करना, पानी को गंदा करना, जमीन को गंदा करना, ये भी कानूनी अपराध है। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कुछ विशेष कानून बनाए जाएं और उनको सख्ती से लागू किया जाए और जो लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें घोर सजा दी जाए। इसी तरह से जो निजी कंपनियां होती हैं या फैक्ट्री होती है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोगों का शोषण न करे, क्योंकि संविधान के द्वारा सभी लोगों को जीवन का अधिकार दिया गया है और वो अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा का भी प्रबंध करे और उन्हें उचित मेहनत भी दे। इसके अलावा काम करने वाले लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हर कानून के लिए जागरूक रहें, ऐसे स्थान पर काम ना करें जहां पर उनका शोषण होता है। इसी के साथ ही हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। अगर आपको लेसन समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भारत की राजनीति की जानकारी मिल सके और अपने देश की व्यवस्था की जानकारी मिल सके। इससे पहले जितने भी पार्ट हैं इस लेसन बुक के अंदर उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उन वीडियोस को भी देखें और सभी विषयों पर जानकारी प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट।